Assalamu alaikum. Today we will discuss political instability in Pakistan, its causes, impacts and way forward. सबसे पहले जो कॉज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस। जब हम मार्शल लॉज की बात करते हैं जो कि डिफरेंट ईयर्स में लगे हैं पाकिस्तान में, जैसे कि 1958 में है, 1969 का है, अयूब खान का, या 1977 में ज़िया का है, या फिर 1999 में हमारे पास मुशर्रफ का मार्शल लॉ आ जाता है। तो इसमें आप सबसे जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि ओवरऑल जो हमारा इमेज है वो बहुत बुरा होता है ग्लोब में, ठीक है। क्योंकि देखें इट्स एन एज दैट प्रमोट्स डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो जब मार्शल लॉज आता है, अच्छा इसको यहाँ पे मैं लिंक करना चाहूँगी जैसे हिटलर की फ़िलॉसफ़ी है या मेज़ोलोनी है इटली का। तो आप देखें जब भी ऐसा कोई लीडर आता है या जो कि मिलिट्री पावर से आता है, ठीक है, थ्रू आर्मी, वो जब तक रहता है, हालाँकि ये आर्गुमेंट दिया भी जाता है जैसे कि डॉक्टर इशरत हुसैन जो है अपनी बुक में बता रहे होते हैं, या डिफरेंट आप थिंक टैंक्स को पढ़ते हैं तब भी आपको पता चलता है कि जो हमारे ग्रोथ का ग्राफ है वो मिलिट्री जो रिजीम्स है उसमें अच्छा है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, बाकी जो सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसमें बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारा जो सिविल गवर्नमेंट्स आ रही होती हैं उन सबको लेके। लेकिन जैसे ही वो जाती हैं तो देखिए एक बैकलैश आता है फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। वो जो हमने ग्रोथ का हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा होता है ना, वो एकदम से धड़ाक नीचे गिर जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है मार्शल लॉज और जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंसेस को लेके ना आपने ये डिस्कस करना है। उसके बाद आपके पास वीक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। अब देखिए 1956 पहली बात तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 9 ईयर्स लेट था। उसके बाद 1962 का आया, वो भी एब्रोगेट कर दिया गया। उसके बाद 1973 का आया, ठीक है, जिस पे थोड़ा कंसेंसस बिल्ड हुआ। तो आप ये देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसकी हिस्ट्री भी एक बड़ी लॉन्ग है, उस पे भी कंसेंसस बिल्ड आहिस्ता-आहिस्ता हुआ है। फिर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहे हैं। इसमें जो आप एज अ रेफरेंस कोट कर सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान, उस बुक को कोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आ जाती है जिसमें आप देखते हैं कि जो भुट्टो है, ये शरीफ है, ये ही आ रहे होते हैं रिपीटेडली, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब ये फैमिलीज आती है ना पॉलिटिक्स में, तो अगर इन पे क्रिटिक भी होती है तो वो इतना मैटर नहीं करती, ठीक है। जो पब्लिक का बैकलैश आता है तो वो इनको इतना इफ़ेक्ट नहीं करता, वो एक के बाद दूसरा रिपीट हो रहा होता है। तो पाकिस्तान में मेजरली यही 2 पार्टीज़ रही हैं। ऑल्दो कि पीटीआई आए हैं, लेकिन वो भी देखें आप इंडिविजुअल बेसिस पे है। ऑल्दो कि उसका डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की अब तक की हिस्ट्री में जो है ना डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही प्रिवेल करती रही है। उसके अलावा आप इलेक्टोरल जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शंस हुए हैं, आइदर वो 1977 के हों, 2013 के हों, 2018 के हों या 2026 के हों, रिगिंग के एलिगेशंस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि हमें ट्रांसपेरेंट किया जाए और सारे प्रोसेस को, और जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसको इंडिपेंडेंट दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ आप वे फॉरवर्ड में ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको वहाँ पे वैसे मेंशन कर दी है कि ये काम हो सकता है। उसके बाद आप जुडिशियल एक्टिविज़्म को कह सकते हैं कि ये भी आप देखेंगे सू मोटो की जो पावर्स हैं वो एक्सेसिवली यूज़ होती हैं, जिससे जो जुडिशियल पावर्स हैं वो ओवर रीच हो रही होती हैं। तो ये भी एक कॉज़ है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की इन पाकिस्तान। उसके अलावा आप कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड वीक फेडरलिज्म को कोट करेंगे कि डिस्पाइट 18th अमेंडमेंट, जो ग्रीवियंसेस है बलूचिस्तान के या केपी के, वो वहीं के वहीं हैं, ठीक है। मतलब वहाँ से आप इन मिनरल्स भी ले रहे हैं और बाकी जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन जो रॉयल्टीज़ का इशू है या बाकी जो हैं शेयर वगैरह का, तो वो उनके कंसर्न्स हैं। उसके अलावा पुअर गवर्नेंस एंड इकोनॉमी को आप कह सकते हैं कि हमारा जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर दैट इज़ नॉट फिजिबल एंड सूटेबल फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, और इकोनॉमी भी जो है वो हमारी स्टेगनेंट है। इसमें जो आप रेफ़रेंस कोट कर सकते हैं वो डॉक्टर इशरत हुसैन की बुक है गवर्निंग द अनगवर्नेबल। उसमें वो ये बात करते हैं कि गवर्नेंस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके अलावा आप इकोनॉमी से रिलेटेड अगर इंटरनेशनल कोई बुक कोट करना चाहते हैं तो वो द कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, उसको कोट कर सकते हैं। और अकबर ज़ैदी को कोट कर सकते हैं नेशनल राइटर्स में, अगर किसी को कोट करना चाहते हैं।
अब ये सारी वो कॉजेज़ थी जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को प्रमोट करती हैं, ठीक है? अब इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? इम्पैक्ट्स में देखिए पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी होती है। मैंने कहाँ से लिया ये आर्गुमेंट? ये मैंने डॉक्टर इशरत हुसैन की बुक गवर्निंग द अनगवर्नेबल से लिया है, ठीक है? उसके अलावा आप अकबर ज़ैदी की बुक है, उसमें भी वो ये बात करते हैं कि पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको साइडलाइन कर देती है, जिससे हमारी जो कॉस्ट है यानी एक्सपेंडिचर्स है वो भी इंक्रीज़ होते हैं और उसके अलावा हमारा जो टाइम कंज्यूम होता है वो भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? यानी कि वो दोनों वेस्टेज हैं, आपके टाइम की भी, आपकी मनी की भी। उसके अलावा आप डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटीज़ को कह सकते हैं। जब हमारी सिविल मिलिट्री इम्बैलेंसेस हैं या बाकी जितने हमने कॉजेज़ डिस्कस किए हैं, उससे क्या है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना वो भी स्मूथली प्रिवेल नहीं करता, ठीक है? उसमें भी कोई ना कोई हिंड्रेंस आती रहती है। उसके अलावा आप इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बता सकते हैं। अच्छा, अब इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को वाई नेशंस फ़िल्म में एसिमंगलू और रॉबिन्सन बहुत अच्छे से कोट करते हैं। वो यहाँ पे ना 2 इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। एक एक्सट्रैक्टिव है, दूसरी इंक्लूसिव है। वो कहते हैं कि जहाँ पे भी एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं ना जो कि एलीट कैप्चर है वहाँ पे और लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो कंट्री कभी भी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकती। ऑन द अदर हैंड जहाँ पे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लोगों को पार्टिसिपेट करते हैं इन डिसीजन मेकिंग और जो कि सेल्फ इंटरेस्ट को साइड पे रख के जो पब्लिक वेलफेयर के काम हैं या पब्लिक की जो वेलफेयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको अगर प्रायोरिटी देते हैं तो आप देखेंगे कि वो जहाँ पे भी प्रिवेल करते होंगे वो कंट्री हमेशा प्रोग्रेसिव होगी। आप चाहे किसी भी डेवलप कंट्री को देख लें, वो यूके है, वो कनाडा है, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, फ़िनलैंड है, स्वीडन है, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, वो एशिया में अगर आपको कोई मिल जाती है, सिंगापुर है, उसके अलावा आप चाइना को देख लें, ठीक है? वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को देख लें, तो ये आप सारी चीज़ें जो है पेपर में कोट कर सकते हैं। उसके अलावा राइज़ ऑफ स्ट्रीट पॉलिटिक्स, हमारे पास प्रोटेस्ट होते हैं, ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, ये भी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ही एक इम्पैक्ट है। उसके अलावा वीक नेशनल कोहेजन, ज़ाहिर-सी बात है जब आपके पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, आपके प्रोविंसेस के ग्रीवियंसेस होंगे, तो नेशनल यूनिटी और कोहेजन खुद ब खुद कम हो जाएगी, ठीक है? अब वे फॉरवर्ड क्या-क्या हो सकते हैं? अच्छा, वे फॉरवर्ड में सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। अगेन ये जो आर्गुमेंट है वो मैंने निकाला है हामिद खान की बुक से। आप उसको कोट कर सकते हैं यहाँ पे। आप बताएँगे कि जो पार्लियामेंट है उसे हमेशा सुप्रीम होना चाहिए, ना कि जो इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग है उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाना चाहिए। उसके अलावा सिविल मिलिट्री बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? यानी कि मिलिट्री को अपनी डोमेन्स पता होनी चाहिए और जो सिविल इदारे हैं या पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो कैसे जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हैं और क्राइसिस की सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। उनको हर काम के लिए मिलिट्री को नहीं बुला लेना चाहिए। लेट्स सपोज़ फ्लड आया, अब खुद कंट्रोल नहीं हो रहा, तो चलो जी बुला लो मिलिट्री को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलिट्री का पर्पस डिफेंस है, तो उन्हें एक्सटर्नल एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है अपॉइंट किया जाता है, तो उसको उसी स्फीयर में रखना चाहिए। इंटरनल के लिए पुलिस का डिपार्टमेंट है, उसे ट्रेन करना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। उसमें आप ट्रांसपेरेंट जो पार्टी फाइनेंसिंग है, वो इंश्योर करें। उसके अलावा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, उनको इंश्योर करें। उससे क्या होगा, जब ट्रांसपेरेंसी होगी, इवैल्यूएशंस होंगी, अकाउंटेबिलिटी का एक डर होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगी। उसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले बात कर दी है। उसके अलावा जुडिशियल रिस्ट्रेंट, यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, उसको जो है ना रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है? जो सुमोटो की पावर्स हैं, उनको डिफ़ाइन करना चाहिए, ताकि जो जुडिशियल ओवररीच है, वो ना हो। उसके अलावा फेडरलिज़्म और लोकल गवर्नेंस जो है, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फेडरलिज़्म का ये मतलब है कि सेंटर के पास अपनी पावर्स हैं, प्रोविंसेस के पास अपनी पावर है, दोनों को अपनी-अपनी पावर पता है और दोनों अपनी-अपनी पावर्स के हदूद के अंदर रहते हुए अच्छा परफ़ॉर्म करें। सो दिस इज़ फेडरलिज़्म। और ब प्रोविंसेस के पास पावर आई है, तो अब वो आगे डिसेंट्रलाइज़ पावर को करेंगे और जो लोकल गवर्नमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग हो गई। तो ये सारे वे फॉरवर्ड हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। होप सो कि मैंने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स दिए हैं। उसके अलावा मैंने आपको एविडेंसेस भी बताए हैं कि आपने कौन-कौन से यूज़ करने हैं। और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसमें फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे में जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई आप डोमेन लिख रहे हैं, तो उसमें भी आर्गुमेंट्स आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? So still, if you have any question or query, then you can ask me.
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।